अंडरग्राउंड कार चोर। बलरामपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में मोहनलाल का पुराने कार का शोरूम था। उसी शोरूम के अंडरग्राउंड में एक और शोरूम था जहां पर मोहनलाल चोरी की कारें रखता था। मोहनलाल के लिए सल्लू नाम का एक कार चोर काम करता था। एक दिन सल्लू को मोहनलाल बुलाता है और कहता है, अरे क्या रे सल्लू, बड़े दिनों बाद इधर की हेडलाइट जलाई है तूने। कहाँ थे इतने दिनों तक? बस अभी अभी जेल से छूटा हूँ, सोचा आपसे मिलता चलूं। ठीक है, एक काम कर, दिवाली का त्योहार आ रहा है, कुछ कारों का तो इंतजाम कर। अरे क्या सेठ, एक कार क्या 10 दूंगा, लेकिन अपना कमीशन थोड़ा ठीक से देखो इस बार। हाँ, पक्का दूंगा, तू पहले कारों का तो इंतजाम कर। सल्लू ठीक है बोलकर वहां से चला जाता है और कार की तलाश करते हुए एक मॉल की पार्किंग में जाता है। वहां पर बहुत सारी कार पार्क करी हुई होती है। वो हर कार का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। तभी एक साउथ इंडियन आदमी उसके पास आता है और कहता है, अय्यो सर, क्या हुआ जी? सल्लू थोड़ा डर जाता है और कहता है, कुछ नहीं। अय्यो, जब कुछ नहीं हुआ तो यहाँ क्या कार के टायर गिन रहे हो जी? अरे नहीं सर, वो क्या है, मेरी कार लॉक हो गई है और मेरे पास चाबी नहीं है। अय्योड़ा, ओके जी, यू वांट टू हेल्प? तुम एक काम करो, मेरी कार की चाबी से ट्राई करो जी। सल्लू उस आदमी के कार की चाबी से उस कार का डोर ओपन करता है और कहता है, अरे थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। चलो अब मैं चलता हूँ। अय्यो, तुम किधर जाता जी? मैं तो गांधीनगर जा रहा हूँ। अरे तो फिर मुझे भी रास्ते में छोड़ दो जी, मेरे को उधर छोटा सा काम है। अरे लेकिन आपके पास तो आपकी कार है ना, उससे आप क्यों नहीं जाते? अय्यो, वो कार मेरा फ्रेंड का है जी, मेरा नहीं। अब तुम ही मुझे लिफ्ट दे दो। ऐसा कहकर सल्लू उस आदमी को अपनी कार में बिठाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद वो आदमी कार को रोकता है और कहता है, अय्यो जरा रोको जी, आ गया, ये मेरा ठिकाना आ गया जी। अच्छा, तो तुम यही उतर रहे हो? जी हाँ, मैं यही उतरूंगा और मेरे साथ तुम भी उतरोगे जी। अरे कमाल है, मैं क्यों यहाँ उतरूंगा भाई? बताता हूँ, जरा नीचे तो उतरो। और वो देखो, पुलिस स्टेशन है सामने। अरे मुझे यहाँ क्यों लेकर आए भाई? अरे जब तुम मेरा कार चुराओगे तो मैं क्या तुम्हें पार्टी दूंगा? चलो अब पुलिस स्टेशन के अंदर चलो। जैसे ही वो आदमी पुलिस स्टेशन के अंदर चला जाता है, इंस्पेक्टर उसे देखकर कहता है, अरे क्या रे सल्लू, फिर से आ गया, वो भी इतनी जल्दी? चल बता, अब किसके लिए काम करता है तू? सॉरी सर, माफ कीजिए, लेकिन मैं किसी के लिए काम नहीं करता। अबे सीधे बताएगा या दू एक कान के नीचे? सल्लू पुलिस को सारी बात बता देता है और उसे लेकर मोहनलाल के पास जाते हैं। मोहनलाल कहता है, आइए सर, बताइए कौन सी कार दिखाऊं? वो कार दिखाइए जो आपने चोरी करके नए बनाकर बेच रहे हो। अरे ये आप क्या बोल रहे हो सर? अरे मैं वही बोल रहा हूँ जो सल्लू कह रहा है। तभी सल्लू मोहनलाल से कहता है, मोहनलाल जी, अब कोई फायदा नहीं छुपाकर, पुलिस को मैंने सब बात बता दिया है। ये बात सुनकर मोहनलाल भागने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस उसे पकड़कर उसके अंडरग्राउंड कार शोरूम में जाते हैं और वहां जाकर सारी कारों को जब्त करके उसे जेल में डाल देती है। अंडरग्राउंड टनल। भागलपुर नाम के एक गांव में एक गरीब आदमी रहता था जिसका नाम बाबू था। वो हर रोज एक मंदिर के आगे बैठकर भीख मांगता था। ऐसे ही भीख मांगते मांगते इतने सालों में उसने जो रुपए कमाए, उससे उसने एक छोटी सी झोपड़ी खरीदने की सोचा। इसलिए वो गांव के एक रामलाल नाम के आदमी से मिलने जाता है और कहता है, सुनिए रामलाल जी, मुझे एक झोपड़ी खरीदनी है। क्या आपके पास कोई झोपड़ी है जिसे आप बेचना चाहते हैं? अरे यार, सवेरे सवेरे भिखारी से बोहनी करनी पड़ेगी क्या? ठीक है, चल बैठ वहां नीचे और 15,000 रुपए निकाल। बाबू रामलाल को 15,000 रुपए देता है और रामलाल उसे 2 दिन के बाद वापस आने के लिए कहता है। बाबू बहुत खुश होता है कि आखिर वो एक झोपड़ी ही सही, लेकिन खुद की झोपड़ी में रहेगा। 2 दिन के बाद बाबू रामलाल के पास जाता है, लेकिन वो देखता है कि उसे कुछ लोग बहुत मार रहे हैं, उससे कुछ पूछ रहे हैं। थोड़ी देर तक बाबू वैसे ही छुपकर देखता रहता है। कुछ देर के बाद वो लोग वहां से चले जाते हैं, लेकिन जैसे ही बाबू अंदर जाता है, रामलाल उसे जख्मी पड़ा हुआ दिखता है। बाबू उससे पूछता है, अरे रामलाल जी, ये क्या हुआ? किसने किया? मैं अभी डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ। नहीं बाबू, मेरे पास वक्त नहीं है। तुम एक काम करो, मैं तुम्हें एक झोपड़ी का पता बताता हूँ, तुम उस झोपड़ी में रहना शुरू करो। और सुनो,
कोई कुछ भी करे, किसी को भी झोपड़ी के अंदर आने मत देना और बहुत ही संभाल कर रहना। लेकिन साहब, ऐसा क्या है उस झोपड़ी में? बाबू रामलाल से पूछता ही रहता है, लेकिन तब तक रामलाल मर चुका होता है। बाबू वहां से रामलाल के बताए पते पर जाता है और झोपड़ी के अंदर जाकर देखने लगता है, लेकिन उसे कुछ भी खास नहीं दिखता। वो झोपड़ी एक मामूली झोपड़ी की तरह ही होती है। वो अपना सामान लाकर वही रहने लगता है। एक रात को वो सोता है, लेकिन अचानक उसे जमीन के नीचे से कुछ आवाज आती है। बाबू जमीन को कान लगाकर सुनने की कोशिश करता है कि आवाज कहाँ से आ रही है। ये देखते देखते वो एक पुरानी लकड़ी की पेटी तक जाता है। बाबू उस पेटी को हटाकर देखता है तो वहां पर एक दरवाजा होता है। वो उस दरवाजे को खोलता है। वो देखता है कि नीचे की तरफ जाती हुई कुछ सीढ़ियां है। वो उस सीढ़ियों से नीचे जाता है। नीचे जाते ही वो देखता है कि कोई बहुत पुरानी सी अंडरग्राउंड टनल है जो बहुत लंबी है। वो उस टनल से अंदर चलता ही जाता है। बहुत दूर जाने के बाद उसे टनल के आखिरी में एक दरवाजा दिखता है। बाबू दरवाजा खोलता है तो उसे एक कमरे में ढेर सारा सोना और हीरे जवाहरात दिखते हैं। अरे बाप रे, इतना सारा सोना, हीरे, ये सब किसका है? अच्छा, अब समझा कि रामलाल जी क्यों संभाल कर रहने के लिए कह रहे थे। बाबू उस टनल से बाहर आ जाता है और दूसरे दिन वो अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा रहता है। तभी कुछ लोग वहां पर आते हैं और उसे पूछने लगते हैं, अरे सुनो, ये झोपड़ी किसकी है? कमाल करते हो साहब, इस झोपड़ी में मैं बैठा हूँ और फिर भी आप पूछ रहे हैं कि ये झोपड़ी किसकी है। अरे ये मेरी है, और किसकी है? हाँ ठीक है, इतना भाषण देने की जरूरत नहीं। ये झोपड़ी तुमने रामलाल से खरीदी है ना? जी हाँ, लेकिन क्यों साहब, क्या हुआ? वो आदमी बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। लेकिन बाबू समझ जाता है कि उस खजाने के पीछे वो लोग हैं और इन लोगों ने ही रामलाल को मारा। रामलाल जल्दी से लकड़ी की पेटी को वहां से हटाकर अच्छे से लिपापोती करके उस टनल के दरवाजे को मिट्टी डाल के बंद कर देता है। रात होती है और दो आदमी बाबू की झोपड़ी में जबरदस्ती घुस आते हैं और मार मार कर बाबू को वहां से बाहर निकाल देते हैं। बाबू बाहर से चुपचाप देखता रहता है कि वे लोग झोपड़ी में कुछ खोज रहे हैं। काफी देर तक खोजने के बाद दूसरा आदमी कहता है, अरे सुन, ये रामलाल की झोपड़ी है, लेकिन इस झोपड़ी में वो खजाना नहीं है जो रामलाल ने छुपाया था। चलो दूसरी झोपड़ी में देखते हैं। ऐसा बोलकर वे लोग वहां से चले जाते हैं। बाबू झोपड़ी के पीछे जाकर दूसरी जगह से उस अंडरग्राउंड टनल में जाने के लिए खुदाई करता है और कुछ ही दिनों में धीरे धीरे करके सारा सोना और हीरे जवाहरात निकालकर बड़े शहर में बेच देता है और मिले हुए रुपयों से वो झोपड़ी को छोड़कर एक दूसरे शहर में आलीशान बंगला लेकर वही बस जाता है।